नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की घोषणा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड सात्विक साईराज रंगीरेड्डी और चिराग शेट्टी को, मोहम्मद शमी समेत 26 को मिला अर्जुन अवार्ड। अब सीआईएसएफ करेगी संसद भवन की सुरक्षा। मुखर्जी आयोग की सिफारिश पर बना था सीआईएसएफ। अग्निशमन विंग वाला एकमात्र केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है सीआईएसएफ। और 2023 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा। हिंदी भाषा के लिए संजीव को मिलेगा पुरस्कार। कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। आइए खबरों की शुरुआत करें। चलिए बात करते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की। हाल ही में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की घोषणा की है। खेलों में उत्कृष्टता को पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए हर साल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में 5 कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है। ये कैटेगरी हैं: मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार, खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार, और अंतिम कैटेगरी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। खेल मंत्रालय के मुताबिक इस बार 2 खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार, 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड और लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार के लिए 3 खिलाड़ियों को चुना गया है। इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी के लिए देश के 3 विश्वविद्यालयों को चुना गया है। देखिए, ये पुरस्कार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। भारत के किसी न किसी एग्जाम में इस पुरस्कार से रिलेटेड कोई ना कोई सवाल तो जरूर बनेगा, इसलिए हम पूरी डिटेल में इन पर बात करेंगे। इस सेगमेंट में बहुत से नाम और कैटेगरी आएंगे, इसलिए बेहतर है कि आप अपनी कागज कलम को निकाल कर इस सेगमेंट को देखिए। सबसे पहले बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की। देश का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड सात्विक साईराज रंगीरेड्डी और चिराग शेट्टी को दिया जाएगा। ये दोनों फेमस बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। वहीं भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी सहित 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। अर्जुन पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों में इस साल क्रिकेट के एकमात्र खिलाड़ी मोहम्मद शमी हैं। शमी ने वनडे विश्व कप 2023 में भारत के शानदार प्रदर्शन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। शमी विश्व कप में 7 मैचों में 24 विकेट के साथ सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे। वहीं अर्जुन पुरस्कार के अन्य विजेताओं में हॉकी खिलाड़ी कृष्ण बहादुर पाठक और सुशीला चानू, तीरंदाज ओजस प्रवीण देवताले और अदिति गोपीचंद स्वामी, मुक्केबाज मोहम्मद हुसामुद्दीन, शतरंज खिलाड़ी आर वैशाली, गोल्फर दीक्षा डागर, निशानेबाज ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर शामिल हैं। इस लिस्ट में पहलवान अंतिम पंघाल और पैडलर अयहिका मुखर्जी सहित अन्य खिलाड़ियों के नाम भी शामिल हैं। आपको बता दें कि खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 कैटेगरी में दिया जाता है: नियमित श्रेणी और आजीवन श्रेणी। नियमित श्रेणी में श्री ललित कुमार को कुश्ती के लिए, श्री आर.बी. रमेश को शतरंज के लिए, श्री महावीर प्रसाद सैनी को पैरा एथलेटिक्स के लिए, श्री शिवेंद्र सिंह को हॉकी के लिए और श्री गणेश प्रभाकर देवरुखकर को मलखंब के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं आजीवन श्रेणी में श्री जसकीरत सिंह ग्रेवाल को गोल्फ के लिए, श्री भास्करन ई को कबड्डी के लिए और श्री जयंत कुमार पुशिलाल को टेबल टेनिस के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलेगा। अब बात करते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार की। सुश्री मंजूषा कंवर को बैडमिंटन के लिए, श्री विनीत कुमार शर्मा को हॉकी के लिए और सुश्री कविता सेल्वराज को कबड्डी के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाएगा। आपको बता दें, अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दी जाती है। इस प्रकार समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन के लिए गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 दी जाएगी। ये सभी पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति 9 जनवरी 2024 को खिलाड़ियों को प्रदान करेंगे। हाल ही में गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ को संसद भवन की सुरक्षा का जिम्मा सौंप दिया है। गृह मंत्रालय ने सीआईएसएफ को दिल्ली पुलिस से संसद भवन की सुरक्षा का प्रभार लेने को कहा है। आपको बता दें कि 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में एक बड़ी चूक हुई थी, जिसके कारण ऐसा फैसला लिया गया। आइए जानते हैं सीआईएसएफ के बारे में। सबसे पहले ये समझिए कि सीआईएसएफ की स्थापना कैसे हुई। दरअसल जून 1964 में रांची के हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन प्लांट में विनाशकारी आग लग गई थी। इसके बाद मुखर्जी आयोग की नियुक्ति हुई, जिसने एक समर्पित औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना की सिफारिश की।
इस प्रकार सीआईएसएफ की स्थापना 10 मार्च 1969 को संसद के एक अधिनियम के द्वारा की गई। जैसा कि नाम से पता चलता है, सीआईएसएफ को औद्योगिक उपक्रमों की बेहतर सुरक्षा के लिए बनाया गया था। इसे पहली बार 1 नवंबर 1969 को महाराष्ट्र के ट्रॉम्बे में भारतीय उर्वरक निगम के विनिर्माण संयंत्र में शामिल किया गया था। शुरुआत में इसका दायरा सरकारी स्वामित्व वाले उद्योगों की सुरक्षा तक सीमित था, लेकिन 2009 में संयुक्त उद्यमों और निजी उपक्रमों में भी इनको शामिल करने के लिए सीआईएसएफ का विस्तार किया गया। साथ में यह निजी क्षेत्र को परामर्श सेवाएं भी प्रदान करता है। सीआईएसएफ गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। अन्य 6 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं: सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल, असम राइफल्स, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। आपको बता दें कि सीआईएसएफ एक समर्पित फायर विंग भी है। 53 अग्निकर्मियों की क्षमता वाली पहली फायर विंग इकाई को 16 अप्रैल 1970 को कोचीन में शामिल किया गया था। इसके बाद एक अलग अग्निशमन सेवा कैडर 1991 में स्थापित किया गया, जो आज भारत की सबसे बड़ी, सबसे अच्छी प्रशिक्षित और सुसज्जित अग्निशमन इकाई बल है। यह समर्पित अग्निशमन विंग वाला एकमात्र केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल भी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सीआईएसएफ में लगभग 1.8 लाख सुरक्षाकर्मी शामिल हैं, जबकि इसकी स्थापना के समय इसमें केवल 3000 कर्मचारी ही थे। सीआईएसएफ का मुख्यालय दिल्ली में है। इसका नेतृत्व महानिदेशक स्तर का एक भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी करता है। अन्य सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तुलना में सीआईएसएफ में महिलाओं का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। महिला कांस्टेबल्स का पहला बैच 1987 में शामिल किया गया था और पहली महिला अधिकारी सहायक कमांडेंट के रूप में 1989 में शामिल हुई थी। कुछ महीने पहले सीआईएसएफ का नेतृत्व विशेष महानिदेशक नीना सिंह ने किया था, जो इस पद पर आसीन होने वाली पहली महिला भी हैं। फिलहाल पिछले कुछ वर्षों में सीआईएसएफ की ताकत और शक्ति में उल्लेखनीय रूप से विकास हुआ है और इसमें कारखानों और औद्योगिक परिसरों की सुरक्षा के अलावा और भी बहुत कुछ शामिल हो गया है। आज यह बल देश भर में 350 से अधिक स्थानों पर परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष प्रतिष्ठानों, समुद्री बंदरगाहों, इस्पात संयंत्रों, कोयला क्षेत्रों, जल विद्युत और ताप विद्युत संयंत्रों, रक्षा उत्पादन इकाइयों, उर्वरक और रसायन उद्योग, आरबीआई की टकसाल, ताजमहल जैसे विरासत स्मारक, 60 से अधिक हवाई अड्डे, दिल्ली मेट्रो और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों जैसे विविध क्षेत्रों में तैनात हैं। हाल के वर्षों में सीआईएसएफ भी वीआईपी को सुरक्षा कवर प्रदान करने में शामिल हो गई है। ऐसा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड पर बोझ से राहत देने के लिए किया गया था। दो 2023 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। चलिए एक एक करके पुरस्कारों के विजेताओं की बात कर लेते हैं। हिंदी भाषा के लिए संजीव को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। संजीव को यह पुरस्कार उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए दिया जाएगा। मराठी भाषा में कृष्णात खोत को उपन्यास रिंगाण के लिए पुरस्कार मिलेगा। संस्कृत में शून्य मेघ गानम के लिए अरुण रंजन मिश्र को यह सम्मानित पुरस्कार मिलेगा। अंग्रेजी भाषा के लिए नीलम शरण गौर को उनके उपन्यास रेक्यूम इन रागा जानकी के लिए मिलेगा। वहीं उर्दू भाषा के लिए सादिका नवाब सहर को उपन्यास राजदेव की अमराई के लिए पुरस्कार के लिए चुना गया है। उर्दू भाषा में दूसरी बार किसी महिला को यह पुरस्कार दिया जा रहा है। इससे पहले केएन हैदर को पतझड़ की आवाज के लिए 1967 में पुरस्कृत किया गया था। साहित्य अकादमी ने बताया है कि इस साल 9 कविता संग्रह, 6 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, 3 निबंध और 1 आलोचना की पुस्तक को पुरस्कार के लिए चुना गया। आपको बता दें, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता को ताम्रपत्र, शॉल और 1 लाख की धनराशि पुरस्कार के तौर पर मिलती है। साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता अगले साल 12 मार्च को सम्मानित होंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत में एक उच्च साहित्यिक सम्मान है। साहित्य अकादमी प्रतिवर्ष भारत की मान्यता प्राप्त प्रमुख भाषाओं में से हर एक में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति को पुरस्कार प्रदान करती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं के अलावा ये राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा यानी कुल 24 भाषाओं में पुरस्कार प्रदान करती है। पहली बार ये पुरस्कार सन 1955 में दिए गए थे। हाल ही में आइसलैंड में ज्वालामुखी फटने की घटना ने दुनिया का ध्यान आइसलैंड की तरफ खींचा है। इस ज्वालामुखी का नाम फागराडल स्याल है।
यह ज्वालामुखी दक्षिण पश्चिमी आइसलैंड के रेगजेंस प्रायद्वीप पर स्थित है। आपको बता दें कि पिछले कई हफ्तों से इस क्षेत्र में तीव्र भूकंप के झटके आ रहे थे। इसके बाद यह विशाल ज्वालामुखी फट गया। हालांकि अधिकारियों ने भूकंपीय गतिविधि के कारण विस्फोट की आशंका जताई थी। स्थानीय प्रशासन ने ज्वालामुखी के लावा से खतरे में पड़े मछली पकड़ने वाले शहर ग्रिंडाविक से पिछले महीने लगभग 4000 लोगों को निकाला था। हैरानी की बात है कि विस्फोट के पहले 2 घंटों में ज्वालामुखी से प्रति सेकंड सैकड़ों घन मीटर लावा बह गया था। आइसलैंडिक मौसम विज्ञान कार्यालय के अनुसार आइसलैंड में ज्वालामुखी से लावा का प्रवाह अब धीमा हो रहा है। हालांकि किसी भी समय नए ज्वालामुखी क्षेत्र खुल सकते हैं। खास बात यह है कि ऐसा पिछले 2 वर्षों में तीसरी बार हुआ है जब फैग्राडेल सियाल ज्वालामुखी फटा है। यह ज्वालामुखी पिछले 6000 वर्षों से अधिक समय से निष्क्रिय था, लेकिन यह मार्च 2021 में अचानक सक्रिय हो गया। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि आइसलैंड इस दुनिया के सबसे अधिक ज्वालामुखी सक्रिय क्षेत्रों में से एक है। आइसलैंड में हर 4 से 5 साल में एक विस्फोट होता है। हालांकि 2021 के बाद से आवृत्ति प्रतिवर्ष लगभग 1 विस्फोट तक बढ़ गई है। अब सवाल है कि आइसलैंड ज्वालामुखी रूप से इतना सक्रिय क्यों है। इससे पहले ये जानिए कि ज्वालामुखी क्या होते हैं। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार ज्वालामुखी वे छिद्र हैं जहां से लावा, टेफ्रा यानी छोटी चट्टानें और भाप पृथ्वी की सतह से निकलते हैं। ज्वालामुखी जमीन पर और समुद्र में भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं आइसलैंड ज्वालामुखीय रूप से इतना सक्रिय क्यों है। इसके 2 कारण हैं। पहला, आइसलैंड उत्तरी अटलांटिक महासागर में मध्य अटलांटिक रिज पर स्थित है, जहां यूरेशियन और उत्तरी अमेरिकी प्लेटें हर साल कुछ सेंटीमीटर अलग हो रही हैं। आपको बता दें, मध्य अटलांटिक रिज दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। मध्य अटलांटिक रिज ज्वालामुखीय दरार क्षेत्रों का निर्माण करता है और यहां से पिघली हुई चट्टान या मैग्मा ऊपर पृथ्वी की धरातल पर आते हैं। दूसरा कारण है आइसलैंड का एक हॉटस्पॉट पर स्थित होना। इन दोनों कारणों से आइसलैंड क्षेत्र में ज्वालामुखी की गतिविधियां बढ़ जाती हैं। आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में दिए अपने बयान में कहा कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना एक विशेष परियोजना है जो आजादी के बाद देश में शुरू की गई सबसे दुर्गम नई रेलवे लाइन सिद्ध होगी। इस परियोजना का मकसद कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ना और विकास को गति देना है। परियोजना के तहत 272 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक का निर्माण किया जाएगा जो ऊबड़ खाबड़ और पहाड़ी इलाकों से होकर गुजरता है। आपको बता दें, इस परियोजना को 2002 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। हाल ही में वैज्ञानिक अध्ययन से पता चला है कि लामा जीव का मल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में बहुत सहायक है। जिन क्षेत्रों में इन पर अध्ययन किया गया था वहां की मिट्टी में पोषक तत्वों में वृद्धि के साथ पौधों के आवरण में 57% की वृद्धि दर्ज की गई। इसके मल को लामा पूप या लामा बीन्स कहा जाता है। लामा पूप में कार्बन और नाइट्रोजन जैसे आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जो पौधों के आवरण और जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं। लामा कैमेलिड पशु है जो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। हाल ही में मणिपुर सरकार ने न्यूमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया है। सांस अभियान से आशय है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली। आपको बता दें, न्यूमोनिया तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, कवक या अन्य रोगाणु फेफड़ों में प्रवेश करके एल्वियोली नामक वायुशैली में सूजन पैदा कर देते हैं। इस सूजन की वजह से फेफड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। कश्मीर में चिल्लई कला की शुरुआत हो गई है। इस दौरान कश्मीर में भारी बर्फबारी होती है जिसके कारण नदियां और झीलें पूरी तरह जम जाती हैं। चिल्लई कला एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है बड़ी सर्दी। दरअसल चिल्लई कला एक टाइम पीरियड को कहा जाता है जिसमें काफी ठंड पड़ती है। यह टाइम पीरियड 40 दिनों का होता है। इस दौरान इस क्षेत्र में शीतलहर चलती है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के संरक्षित क्षेत्र में बाघों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। इस वृद्धि का श्रेय मानवीय गतिविधियों में कमी और पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में अवैध खनन पर प्रतिबंध को दिया जा रहा है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। इसमें वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य शामिल हैं। यह बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। हाल ही में कपड़ा मंत्रालय ने जूट किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रो एप्लीकेशन का लॉन्च किया। इस एप्लीकेशन को भारतीय जूट निगम द्वारा डिजाइन किया गया है। इसे जूट किसानों को एमएसपी और कृषि विज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, आइसलैंड के ज्वालामुखीय रूप से सक्रिय होने के कारणों पर विचार कीजिए। आइसलैंड उत्तरी अटलांटिक महासागर में मध्य अटलांटिक रिज पर स्थित है। आइसलैंड का एक हॉटस्पॉट पर स्थित होना। आइसलैंड रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में आता है।
उपरोक्त कारणों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। कारण 1 और 2 सही हैं, कारण 1 और 3 सही हैं, कारण 3 सही है या फिर कारण 1 और 2 गलत हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में आया वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या फिर कर्नाटक? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, हाल ही में अब्देल फतह अल सिसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? मिस्र, ट्यूनीशिया, साइप्रस या फिर इथोपिया? सही जवाब है ऑप्शन ए मिस्र। अगला प्रश्न था, ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहां दिया था? सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी या फिर बोधगया? सही जवाब है ऑप्शन ए सारनाथ। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है, और आज पूछे गए सवालों का जवाब भी कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही इस बुलेटिन को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।